फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 की बेटा जो क्लास चल रही हैं उनमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सरल परिपथ। ठीक है, तो जो ये सरल परिपथ चैप्टर है इसमें अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर की प्राइमरी जितनी चीज़ें हैं वो पढ़ ली हैं। प्राइमरी चीज़ों में बात करते हैं तो हमने पढ़ लिया है सेल के बारे में, सेल से संबंधित विद्युत वाहक बल के बारे में, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। आज एक काम ये करते हैं कि आज हम लोग पढ़ते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो ये है विद्युत वाहक बल कॉमा टर्मिनल वोल्टेज तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत परिपथ है। और उस वैद्युत परिपथ को हमने पूरा किया एक सेल लगाकर। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, E है, और आंतरिक प्रतिरोध जो है वो है स्मॉल r। जब इस सेल से हम एक लोड यानी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ देते हैं तो इस परिपथ में स्मॉल I धारा जो है वो प्रवाह होगी। मान लेते हैं जब ये धारा स्मॉल t सेकेंड तक प्रवाह की जाती है। कितना समय तक? स्मॉल t सेकेंड तक जब ये वैद्युत धारा प्रवाह की जाती है तब इस पर आवेश के द्वारा कितने प्रकार से कार्य किया जाए। देखो, सबसे पहले तो कार्य जो होगा वो E यानी इस विद्युत वाहक बल से जो आवेश निकलेगा वो घूमकर जब पूरे परिपथ से वापस आएगा तो बनाएगा कुल कार्य। ठीक है, उस कुल कार्य का कुछ भाग बाहर खर्च हो रहा है यानी कि इस बाह्य प्रतिरोध पे, और कुछ भाग अंदर खर्च हो रहा है आंतरिक प्रतिरोध में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आने वाला है कि हमको यहाँ पर कुल कार्य निकालना है तो लिखेंगे यदि परिपथ में धारा स्मॉल t सेकेंड तक प्रवाह होती है तब परिपथ में किया गया कुल कार्य यानी W टोटल। ठीक है, तो लिखेंगे परिपथ में जब धारा जब परिपथ में धारा स्मॉल I, ठीक है, या धारा, ठीक है, स्मॉल t समय तक प्रवाह होती है तब सेल के द्वारा किया गया कुल कार्य। कुल कार्य हमको मिलता है EMF से, यानी इसे लिखेंगे W टोटल इक्वल E इंटू में क्या आएगा Q। अब बेसिक बात तो आपको पता है ना, क्या पता है कि Q बराबर क्या होता है IT, यानी W टोटल इक्वल आप लिख सकते हैं EIT। इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट। अब ये कुल कार्य है, ठीक है, ये दो भागों से मिलकर बना है। पहला कैपिटल R के कारण जो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज बनेगा, भाई कैपिटल R जो प्रतिरोध है इसके शुरू पर जो टर्मिनल वोल्टेज बनेगा वो
क्या बनेगा, कैपिटल वी। तो लिखेंगे जब धारा बाहर यानी कैपिटल आर प्रतिरोध में टर्मिनल वोल्टेज वी के कारण किया गया बाहर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, परिपथ में प्रतिरोध आर पर टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल वी के कारण किया गया बाह्य कार्य। बाह्य का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाह्य का मतलब होता है एक्सटर्नल, यानी W एक्सटर्नल इज इक्वल टू V इंटू क्यू। याद है ना, V बराबर W अपॉन क्यू। तो यहां से बनेगा W एक्सटर्नल बराबर V इंटू क्यू। V की जगह तो V रहेगा और Q की जगह हम फिर लिख सकते हैं I2, जिसे आप मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, तो कुल कार्य में से कुछ कार्य जो बाहर हुआ वो आपको पता है। अब आते हैं कि ये धारा जो है वो R से ऊपर किससे गुजरी होगी, स्मॉल r से। तो स्मॉल r तो अंदर है, तो क्या लिखेंगे, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के कारण सेल के भीतर किया गया कार्य। यहां पर लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के कारण सेल के भीतर आंतरिक कार्य। यानी बेसिक बात करते हैं तो W बराबर हम VIT पढ़ रहे हैं, E इंटू IT पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेल के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं बनेगा। अगर सेल के भीतर कोई पोटेंशियल नहीं बनेगा तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो होगा I²RT। इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड, ठीक है। अब हमको पता है कि समीकरण 1 जो है समीकरण 2 और 3 से मिलकर बना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब इक्वेशन लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि कुल कार्य बराबर क्या लिखेंगे, बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य। चलिए, कुल कार्य क्या है, W टोटल इक्वल बाह्य कार्य क्या है, W एक्सटर्नल प्लस आंतरिक कार्य क्या है, W इंटरनल। ठीक है, आइए W टोटल जो हमारे पास है वो है EIT इक्वल VIT प्लस I²R स्मॉल r इंटू टी। ठीक है, IT तो दिख रहा है भैया सबसे कॉमन है, तो ले लीजिए। यहाँ पर बच गया V प्लस I इंटू स्मॉल r। IT से IT क्या हुआ, कैंसिल। तो E इक्वल आपने फॉर्मूला बना लिया V प्लस IR। इसमें देखो कैपिटल E जो है वो सेल का विद्युत वाहक बल है, कैपिटल V जो है वो बाहर लगाया गया टर्मिनल वोल्टेज बाहर लगाया गया बाह्य प्रतिरोध है, और स्मॉल r जो है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, I क्यों है, क्योंकि बिना इसके आप एक्सटर्नल पोटेंशियल को नहीं बता सकते। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, कहता है ये तो रिलेशन हो गया। अब अगला रिलेशन करते हैं कि यहीं पर अगर मान लो आपको टर्मिनल वोल्टेज ना बताया जाता, अगर यहीं पर आपको टर्मिनल वोल्टेज नहीं बताया जाता तो आपको क्या बताया जाता, फिर वहां पर प्रतिरोध है ना। तो मान लेते हैं यदि V इज इक्वल टू क्या हो, I इंटू कैपिटल R ओम के नियम से, तो क्या लिखते हैं, यदि कैपिटल V बराबर क्या लिखते हैं, I इंटू कैपिटल R, तब E बराबर बन जाता I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, यानी E बराबर आता I कॉमन लेने के बाद कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी I बराबर आएगा कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो है
ये उस सेल में बहने वाली धारा है, यानी उस परिपथ में बहने वाली धारा है जिस परिपथ का या जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, और उस परिपथ में जब हम कैपिटल R वाहक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। एक छोटी सी बात और इस इक्वेशन पे लिख लें। मान लो कि आपको परिपथ में धारा ना पता हो, अगर परिपथ में धारा नहीं पता होगी तो I बराबर हम लिखेंगे V अपॉन कैपिटल R, यानी इस I के स्थान पर हम लिखेंगे V अपॉन कैपिटल R। तब आप यहाँ पर देखेंगे E बराबर क्या आ जाएगा, V प्लस V अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r, यानी कैपिटल E बराबर V कॉमन ले लिया तो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, यानी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल E बाई V माइनस 1, यानी आंतरिक प्रतिरोध तब आप ज्ञात करेंगे E बाई V माइनस 1 और इंटू में कैपिटल R। इस फॉर्मूले का यूज ही आप आगे डेरिवेशंस में करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इसमें तीन फॉर्मूले बनाए। पहला बनाया E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, दूसरा बनाया I इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और तीसरा बनाया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन V माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर R। ठीक है, ध्यान से अच्छे से इस डेरिवेशन को करो, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसे कॉपी करो फिर पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो कॉपी हो गया। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ के नियम क्या है पहले तो हम सीखेंगे। यानी वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। तो देखो भाई, किरचॉफ ने किसी भी वैद्युत परिपथ से संबंध रखने वाले दो नियम प्रस्तुत। ठीक है, उनमें से जो पहला नियम है उसे हम लोग साधारण तो प्रथम नियम बोलेंगे भाई, लेकिन इसी को बोलते हैं संधि का नियम। क्या बोलते हैं? संधि का नियम। क्या होता है भाई? कहता है हम घर में देखते हैं कि हमें अगर एक तार से दो तीन जगह धाराएं पहुंचानी होती तो हम एक तार से सभी तारों को जोड़ देते हैं। तो जिस जगह पर हम सभी तारों को जोड़ रहे होते हैं वो होती है संधि, यानी जंक्शन। तो ये जो जंक्शन होता है, इस जगह पर अगर 1 2 3 4 5 अलग अलग तार जुड़ गए, इनमें से एक और दो तार से जो I1 और I2 है ये धाराएं आ रही हैं, लेकिन 3 से 4 से और 5 से जो धारा है वो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर धाराओं का समस्त योग बात करेंगे तो वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये नियम बहुत सरल है कि किसी वैद्युत परिपथ की संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। ठीक है, देखो किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। अब हम बताएं कैसे होता है, ये सीखते हैं। कहता है हमें तो पता है कि I1 और I2 आ रही है, तो एक दिशा में जितनी होती है वेक्टर्स के हिसाब से सबको जोड़ लो। ठीक है, लेकिन I3 I4 और I5 जा रही है तो वेक्टर्स के हिसाब से इन्हें जोड़ देंगे। तो हम लिख सकते हैं, माना कि किसी वैद्युत परिपथ में I1 व I2 धाराएं आ रही हैं, परंतु I3 I4 और I5 धाराएं जा रही हैं, तब I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। अब जितनी उधर है सब इधर ले आओ, तो I1 प्लस I2 माइनस I3
माइनस I5 बराबर क्या आ गया 0, जिसे आप क्या लिखोगे सिग्मा I इक्वल 0। अर्थात यहाँ पर जितनी भी धाराएं हैं इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या है 0। बीजगणितीय योग क्या है 0 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, इसे कॉपी करो। फिर इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं नियम नंबर 2, जिसे हम लोग बोलेंगे द्वितीय नियम। सबसे पहले क्या बोलेंगे? द्वितीय नियम, या इसे बोलेंगे बंदपाश। ठीक, बंदपाश पहले बना के आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है। अब ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल E1 है, ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल E2 है, ये जो प्रतिरोध है R1 है, ये R2 और ये R3। ठीक है, A B C D E F, ये हमारा हो गया बंदपाश। बहुत अच्छे समझना, यहाँ से E1 से R1 प्रतिरोध लगे होने के कारण जो धारा निकलेगी वो धन ध्रुव से निकलेगी, और यहाँ से जो धारा निकलेगी वो होगी I1। इस धारा की दिशा क्या होनी चाहिए? इस धारा की दिशा होनी चाहिए A से D की तरफ, ठीक है, फिर D से C की तरफ, केवल इसको देख रहे हैं, फिर D से C की तरफ, C से B की तरफ और B से A की तरफ। यानी ये अपना एक सर्किल पूरा करना चाहिए, जो हम इस तरह से एरो से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, उसी प्रकार से ये जो E2 लगा है इससे भी एक धारा बहनी चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध R2 है। तब जो धारा बहेगी वो भी आगे जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो धारा की दिशा होनी चाहिए वो इस जंक्शन पर आएंगे तो कैसी होनी चाहिए? आगे की ओर बढ़नी चाहिए। यदि इस जंक्शन पर आएंगे तो इसको इस तरह से वापस आना चाहिए, या यहाँ से ऊपर आएगी तो ये ऊपर से नीचे आना चाहिए। धारा केवल उसी को फॉलो करेगी जिसका EMF बड़ा होगा, ठीक है। अगर मान लो E2 बड़ा होता तो ये निशान उल्टा होता, हमने E1 को बड़ा लिया है तो ये निशान हमने इस तरह से हटा दिया। हाँ, लेकिन जैसे ही इस जंक्शन पर आएंगे, इस संधि पर आएंगे, ये भी धारा आ रही है, ये भी धारा है, तो इस जंक्शन पर जो कुल धारा होगी वो बन जाएगी I1 प्लस I2। यानी इस प्रतिरोध से जो जाने वाली धारा है वो है I1 प्लस I2, जबकि यहाँ पर आएगी तो I2 अपनी अलग हो जाएगी और I1 अपनी अलग। क्लियर है? अच्छा, तो ये आपका बन गया पहला बंदपाश और ये बन गया आपका दूसरा बंदपाश, ठीक है। अब पहले नियम पढ़ते हैं, ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंदपाश में, ठीक है, बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, यानी इसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध, इसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध, ठीक है, के गुणनफल का, इन दोनों के गुणनफल का और इनका बीजगणितीय योग जो होगा वो कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ठीक, नियम पढ़ते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंदपाश में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक
बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, छोटा सा नियम है और जैसे लिखा है वैसे ही सीखिए। इसमें हमारे दो बंदपाश बन रहे हैं, पहला बंदपाश 1 है, दूसरा बंदपाश 2। इस बंदपाश में आप एक सिंपल सी बात लेके चलो, जो एरो है हमें इसके अकॉर्डिंग बात करनी है। यहाँ पर हमने E1 को बड़ा लिया है और E2 को छोटा लिया है, तो जो भी धारा की दिशा होगी वो E1 को फॉलो करेगी, यानी I1 को फॉलो करेगी। ठीक है, तो देखते हैं जरा इस चीज को ध्यान देते हैं। तो पहले बंदपाश की बात करते हैं। इसमें पहली भुजा से जो बहने वाली धारा है वो I1 है और इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, R1 है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध R1। दूसरी भुजा में बहने वाली धारा I2 है और जो प्रतिरोध है वो क्या है, R2 है। तो इसमें बहने वाली धारा हो गई I2 और आ गया R2। अब बीच में मैंने जो जगह छोड़ी है वो आपके समझने के लिए छोड़ी है। देखो ये वाला एरो हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इस वाली भुजा में धारा तो सही आ रही है, इसमें भी धारा सही आ रही है, लेकिन इसकी जो धारा है वो अपोजिट जा रही है ना। हमारे निशान से कैसी जा रही है, विपरीत जा रही है। अगर ये धारा हमारे निशान के विपरीत जा रही है तो यहाँ पर कैसा साइन आना चाहिए, माइनस का। और अगर ये उसी दिशा में जाते तो यही साइन कैसा हो जाता, प्लस का। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसी प्रकार से इसके विद्युत वाहक बल का भी योग कर लेंगे, E1 माइनस E2 करके, यानी इक्वल करके आ जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, ये आपका बन गया पहले बंदपाश। इसी प्रकार बात करेंगे बंदपाश 2 के लिए। ये जो बात हो रही है वो अब किसकी हो रही है, बंदपाश 2 के लिए। अगर बंदपाश 2 में देखते हैं तो इसको भूल जाओ, यहाँ से जो आने वाली धारा है वो क्या है, I2 और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R2। यानी I2 R2, इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I1 प्लस I2। तो यहाँ पर आ गया I1 प्लस I2 और प्रतिरोध कितना है, R3। जरा देखो, यहाँ से आने वाली धारा और जाने वाली धारा एक ही दिशा में है ना, तो इस बार एक ही दिशा में है तो इसको और इसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। यहाँ पर प्लस का निशान आएगा और इसके लिए कितना EMF काम कर रहा है, केवल E2। कितना काम कर रहा है, E2। बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। इन दोनों इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ो, समझो, क्योंकि आगे हम जब सवाल लगाएंगे तो इन्हीं इक्वेशंस पे डिपेंड होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। अब पढ़ते हैं इसके बाद कुछ अलग, तो कॉपी करो इसे। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो फिर से सेल पर डिपेंड करता है और इसे हम लोग पढ़ते हैं सेलों के समायोजन में। तो बात कर रहे हैं सेलों के समायोजन की, अर्थात सेलों का समायोजन कितने प्रकार से किया जाता है। समायोजन करना आपने सीखा है प्रतिरोधों का, अभी आपने सीखा था कुछ दिन पहले संधारित्रों का। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेलों का समायोजन। इसकी बात करने जा रहे हैं सेलों का समायोजन। सेलों का समायोजन कितने प्रकार से होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट जो आपने समझा है श्रेणी क्रम में, नंबर सेकंड जो आपने समझा है वो है लेकिन नंबर थर्ड इसमें आ जाएगा जिसे हम कहेंगे मिश्रित। तो सेलों का समायोजन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम और तीसरा मिश्रित क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी सबसे पहले नंबर फर्स्ट श्रेणी क्रम में सेलों का समायोजन। ठीक है, तो अब जब समायोजन करना है तो वहाँ एक सेल तो नहीं होगा,
है ना, एक सेल से ज़्यादा सेल होंगे, 2 3 4 5, हमने n सेल ले लिए। कितने ले लिए? n सेल। तो माना कि हमारे पास एक समान विद्युत वाहक कैपिटल E के n सेल हैं और इन सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r है। ठीक, तो हमने जब सेल को समायोजन किया तो हमेशा याद रखना बच्चा, पहले सेल के धन ध्रुव से अगले सेल का ऋण ध्रुव जोड़ना, यानी पहले सेल के ऋण ध्रुव से अगले सेल का धन ध्रुव और फिर उसके ऋण ध्रुव से अगले सेल का धन ध्रुव जब हम जोड़ेंगे तो ये जो समायोजन होगा वो बनेगा आपका श्रेणी क्रम। यानी पहले के ऋण ध्रुव से अगले सेल का धन ध्रुव, फिर इसके ऋण ध्रुव से अगले सेल का धन ध्रुव, इसी तरह से अगर जोड़ते चलेंगे तो ये सेल पूरे जुड़ गए आपके जिस क्रम में, वो बन गया श्रेणी क्रम। अब पहले सेल का धन ध्रुव और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को आपने एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया, जिसके कारण अब इस परिपथ में बहने वाली जो धारा है उसकी गणना आपको करके बतानी है। तो मान लिया एक सेल का विद्युत वाहक जो बल है वो E है, ठीक है, तो n सेलों का अगर हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो क्या आएगा, जब इसकी बात, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, एक सेल का जो विद्युत वाहक बल है, एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हमने क्या ले लिया, E, परंतु हमारे पास कितने सेल जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, n। कितने जुड़े हैं, n। तो लिखेंगे ना, n सेलों का श्रेणी क्रम में कुल विद्युत वाहक बल। अब देखो भैया, श्रेणी में जोड़ रहे हैं तो श्रेणी में पोटेंशियल जुड़ता है, विभव जुड़ता है, V1 + V2 V3, है ना। तो यहाँ पर भी वही है, E + E + E + E + E + E n तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Ne। क्या आएगा, Ne। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या आएगा, Ne। ठीक, अब बात करेंगे एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। भाई एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, स्मॉल r। तो क्या लिखेंगे, n सेलों का श्रेणी क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध। ये नहीं हो सकता है ना। तो मान लिया कि कुल आंतरिक प्रतिरोध आएगा वो आएगा Rs, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ना आता है R1 + R2 + R3 Rn तक, यानी Rs = R + R + R n पद तक, यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी Rs = भी कितना आ गया, Nr। ठीक है, तो देखो कुल विद्युत वाहक बल कितना आया, Ne, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, Nr। ये अभी इस कॉम्बिनेशन की बात है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा है, तभी धारा बहेगी। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, परिपथ का यदि परिपथ में कैपिटल R प्रतिरोध जुड़ा है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध मान लिया क्या है, R', और कुल प्रतिरोध बराबर होगा कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, यानी R' बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, Nr प्लस बाह्य प्रतिरोध कितना है, R। अब भैया बताइए, अभी हमने एक धारा का फॉर्मूला प्रूव किया था, I = E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। उसमें स्मॉल और कैपिटल R मिलकर बनाते हैं कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत धारा यानी परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर होगा कुल विद्युत वाहक
बटे क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध, यानी I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है NE अपॉन में कुल प्रतिरोध कितना है NR प्लस कैपिटल R। यानी श्रेणी क्रम में अगर जब हम सेलों को समायोजित करेंगे तो उसमें कुल बहने वाली जो धारा होगी वो I बराबर होगा NE अपॉन स्मॉल NR प्लस कैपिटल R। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई तो इसे अच्छे से कॉपी करो। कॉपी करते हैं, फिर अगला क्रम पढ़ते हैं जो कौन सा है, समांतर क्रम। ठीक है, कॉपी करो। तो अगला स्टार्ट करते हैं और ये है समांतर क्रम। प्रतिरोधों में भी बात की थी, समांतर क्रम का मतलब होता है एक के नीचे एक। तो मान लिया हमारे पास फिर से कैपिटल E विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल r प्रतिरोध के स्मॉल m सेल हैं, जिन्हें चित्रानुसार हमने समांतर क्रम में जोड़ लिया। m सेल है, ठीक है। m सेलों की हमने क्या बना ली, पंक्तियां बना ली, ठीक। और हमने इनके पहले सिरे को यानी धन ध्रुव को तथा ऋण ध्रुव से मिलाते हुए एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ दिया, ये ठीक है। जैसे अब आप ये कैपिटल R जोड़ेंगे वैसे ही इस वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगेगी। आपको फिर क्या करना है, इस धारा की गणना करनी है। तो भाई देखो, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, एक सेल का विद्युत वाहक बल। एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E। तो क्या लिखेंगे, M सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। N सेलों का समांतर क्रम, यहाँ पे लिखो तब समझ में आएगा। कुल E कितना है, क्यों? क्योंकि भैया समांतर क्रम में पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होता है। याद रखना, समांतर क्रम में विभव या विभवांतर हमेशा बराबर होता है। तो जितना इसका है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, उतना ही इसका है। तो योग करेंगे कुल कितना आएगा, जितना एक का है और एक का कितना है, E है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात करेंगे, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R। लेकिन M सेलों का समांतर क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध जो आएगा वो मान लिया मिल गया Rp। क्या मिल गया, Rp। तब बात करेंगे, तब जो आएगा वो समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे 1/Rp इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rm पर, यानी 1/Rp इक्वल 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस M को दूर कर, यानी 1/Rp इक्वल आ गया M/R, यानी Rp इक्वल आ गया R/M। आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? अब चूंकि हमें पता है कि परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है, तो लिखेंगे यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है तो कुल प्रतिरोध यानी R डैश बराबर आ जाएगा Rp प्लस कैपिटल R यानी R/M प्लस कैपिटल R यानी स्मॉल r प्लस M इंटू कैपिटल R/M।
ठीक है। अब बात करेंगे परिपथ में बहने वाली धारा, तो यहीं पर निकालते हैं। परिपथ में बहने वाली धारा, ठीक है। परिपथ में बहने वाली धारा यानी I बराबर, आप फिर से वही लिखेंगे, कुल विद्युत वाहक बल बटे में आएगा कुल प्रतिरोध। अब देखो कुल विद्युत वाहक बल कितना था E, लेकिन कुल प्रतिरोध स्मॉल r प्लस m इंटू कैपिटल R अपॉन m कहाँ आ गया ऊपर, तो I इक्वल आ जाएगा m इंटू कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस m इंटू कैपिटल R। ये है उस परिपथ में बहने वाली कुल धारा जिसमें m जो सेल हैं वो किस क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। बढ़िया से इसे भी कॉपी करो, फिर मिलते हैं अगले पॉइंट में। हो गया कॉपी। चलिए तीसरा मतलब मिश्रित का चित्र मैंने पहले बना दिया है। क्यों बनाया है, क्योंकि टाइम लगेगा। अब इसे लिखते कैसे हैं, तो पहले देखो इसमें जो है वो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से n सेलों की कुछ लड़ियां हैं, पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है और कितने क्रम हो गए, m। तो कैसे लिखेंगे, माना कि कैपिटल E विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध के सेलों की n पंक्तियां हैं, या n सेलों की एक पंक्ति है और इनकी m पंक्तियां हैं, जिन्हें चित्रानुसार हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है। अब क्या किया, जोड़ने के बाद सबसे पहले तो हमको पता है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, Ne। कितना होगा, Ne। यानी इसका जो विद्युत वाहक बल कितना आएगा, Ne, इसका कितना आएगा, Ne, इसका कितना आएगा, Ne, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल, एक पंक्ति का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो क्या आएगा, Ne। कितना आएगा, Ne। अब बात करेंगे m पंक्तियों का समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल। तो भाई एक का कितना है, Ne है, दो का भी कितना होगा, Ne होगा, तीसरे कितना होगा, Ne होगा। इसी तरह से m जोड़ी है तो कुल विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, Ne, ठीक। अब बात करते हैं एक पंक्ति के n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, दो का कितना होगा, श्रेणी क्रम में 2r, 3 का कितना होगा, 3r, 4 का कितना होगा, 4r, तो n का कितना होगा, nr। यानी एक का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा पंक्ति का वो कितना आएगा, nr। इसे आप Rs लिख सकते हैं, तो Rs इज इक्वल टू कितना आएगा, nr, ठीक है। लेकिन इसी तरह से m पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तो क्या लिखेंगे, m पंक्तियों का समांतर क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध, m पंक्तियों का समांतर क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा, Rp। हमें क्या करना है, ज्ञात। तो हम लिखेंगे 1/Rp इक्वल 1/Nr प्लस 1/Nr प्लस 1/Nr, कहाँ
1/RP इक्वल आ गया M/NR, अर्थात यहाँ से RP इक्वल लिख सकते हैं NR/M। ठीक, ये सारी बात जो हुई वो अभी इस समायोजन की हुई। किसकी हुई? इस वाले समायोजन की। अब इस समायोजन से बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे? यदि परिपथ में कैपिटल R प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तब कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। अब देखो आंतरिक प्रतिरोध हमने कुल कितना निकाला? NR/M प्लस बाह्य प्रतिरोध कितना है? R, यानी NR प्लस MR कितना आ गया? M। ये कुल प्रतिरोध आ गया। आप क्या निकालेंगे? परिपथ में बहने वाली धारा। तो परिपथ में कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल धारा कितनी होगी? I। कुल विद्युत वाहक बल कितना है? NE अपॉन में कुल प्रतिरोध कितना है? NR/M इंटू कैपिटल R अपॉन M। ये कहाँ आ गया? ऊपर। तो I इक्वल आ जाएगा NM कैपिटल E अपॉन N स्मॉल r प्लस M कैपिटल R। ये आ गई मिश्रित क्रम में किसी परिपथ के लिए कुल बहने वाली धारा, जब आप इसमें N सेलों की M पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। वैसे तो मैंने क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा दिया था, कुछ क्लासों में जिसमें मैं पढ़ा रहा था, और जिनमें नहीं पढ़ा है वो ये चल रहे हैं। ठीक है, तो इसे पढ़िए, और अब आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़िए। फिर हम पढ़ते हैं अभी अगला टॉपिक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो है सेलों का कॉम्बिनेशन, सेलों का समायोजन। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, उनको भी पढ़ना है। और उन स्पेशल चीज़ों में सबसे पहले जो ये डायग्राम बना हुआ है इसका नाम बता दें। ये जो है इसे व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं। ठीक है, यानी अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास है, वो क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं? व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। क्या है? तो पहली बात तो इसका आविष्कार जो किया था वो किया था प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने, जिनके नाम पर ये रखा गया इसका नाम व्हीटस्टोन। और इसमें उन्होंने क्या किया है? देखो, 4 प्रतिरोध लिए हैं, P, Q, R और S। इन चारों प्रतिरोधों को उन्होंने श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे से अगले प्रतिरोध का पहला सिरा। ठीक है, तो ये जो है व्हीटस्टोन सेतु, ये 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की एक उत्तम व्यवस्था है। और इसमें जो इन प्रतिरोधों का समायोजन जो योग होकर हमको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है P/Q इक्वल R/S। यानी हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है? P/Q इक्वल R/S। ठीक है, यानी पहले प्रतिरोध बटे दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध बटे चौथा प्रतिरोध। ठीक है, प्रूफ करते हैं, देखते हैं। इसकी रचना लिखने के लिए हम क्या करेंगे? बस ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने इस डायग्राम को देख रहे हैं, बिल्कुल इसे देखते जाएंगे और हम आपको बताते जाएंगे।
इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं P, Q, R और S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सम चतुर्भुज बनाया और इस चतुर्भुज का नाम रखा A, B, C, D। इसके एक विकर्ण AC पर हमने एक बैटरी लगाई और एक कुंजी K1 लगा दी और इसके दूसरे विकर्ण पर हमने एक धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर लगाया और एक कुंजी K2 लगा दी। परिपथ पूरा हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम सर्वप्रथम इसकी कुंजी K1 को चलाते हैं यानी दबा देते हैं, ऑन कर देते हैं, वैसे ही इस पूरे परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाती है, यानी इस सेल से जो धारा निकलेगी वो निकलेगी I। परंतु जैसे ही ये धारा I बिंदु A पर आएगी ये 2 भागों में बटेगी, क्योंकि यहाँ से तार जो है वो 2 अलग अलग भागों में बट गया है। तो मान लिया ऊपर जो धारा जाएगी वो I1 जाएगी और नीचे जो धारा जाएगी वो I2 जाएगी। आप इसे I माइनस I1 भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर इतना करने के बाद इसकी ये वाली जो घड़ी है इसमें कोई विक्षेप नहीं हो, विक्षेप होने का मतलब होता है ये आगे और पीछे ना जाए, तो इसका मतलब है कि इस वाली लाइन में कोई भी धारा नहीं गई। अगर नहीं गई है तो सेम टाइम पर उसी समय बिल्कुल आप क्या करेंगे, स्विच K2 को दबा दीजिए। जैसे आप इस स्विच K2 को दबाएंगे तो उसके बाद भी अगर इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि इस पे जाने वाली धारा का मान क्या है, 0। अर्थात इसमें अगर किसी भी प्रकार की धारा नहीं गई है तो मतलब ये है कि इसकी AB भुजा में जो धारा I1 बह रही है वही धारा इसकी BC भुजा में बह जाएगी, यानी I1 जो है वो AB में है तो इसके BC भुजा में जो धारा जाएगी वो भी कौन सी होगी, I1। और सेम काम नीचे होगा कि तब इसकी भुजा DC में भी वही धारा I2 बहेगी जो धारा इसके AD में है, तो इससे जो धारा जाएगी वो कौन सी जाएगी, I2। ठीक है, तब ये जो नियम है वो व्हीटस्टोन सेतु के नियम का पालन करेगी। इस प्रकार से इसमें हम दो पुनः, अभी हमने पढ़ा था ना किरचॉफ के नियम, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 अलग अलग पास बनाएंगे। पहला जो पास होगा वो ये होगा और दूसरा जो पास होगा वो ये होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इसके इन दोनों सिरों के बीच में जो भी विभव अंतर है वो बराबर है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो विभव है वो आपस में कैसा है, बराबर है, यानी हमेशा इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तभी इस भुजा में कोई धारा प्रवाह नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अब हम अपना लगाएंगे सिंपल सा वही क्या भी हम लोगों ने पढ़ा था, व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम में आप चाहे I1 को बढ़ा ले लो या I2 को बढ़ा ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मान लिया I1 बड़ा है तो वो इस नियम को फॉलो करेगा, और जब I1 बड़ा है तो जब इस नियम को फॉलो करेगा तो मतलब अपना एक राउंड कंप्लीट करेगा। सेम काम यहाँ भी होगा, I1 यहाँ बड़ा था तो यहाँ भी बड़ा है, तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और इसको ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितने बार पास बन गए, 2 बंद पास बन गए, तो एक बंद पास जो है वो आपका क्या है, ABDA। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बंद पास ABDA में क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम से। क्या होता है भाई किरचॉफ का नियम, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध। संगत प्रतिरोध कितना है बच्चे इसके साथ, P। ठीक है, का जो भी डिफरेंस मल्टीप्लाई आएगा उसके साथ दूसरा प्रतिरोध कितना है, I2 × R इक्वल V माइनस V, यानी क्या 0 आ रहा है यहाँ पर ना। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो निशान कैसा आएगा, ये धारा ऐसे जा रही थी और ये इधर जानी चाहिए, जहाँ कैसी रही उल्टी, तो I2 कैसी हो गई माइनस की, तभी यहाँ डिफरेंस आएगा, यानी I1P इक्वल क्या लिख सकते हैं, I2 R है। समीकरण क्या बन गया, फर्स्ट लिखेंगे। इसी प्रकार बंद पास क्या है, BCDB में जब इस बंद पास की बात करेंगे तो इसमें पहले बहने वाली धारा कितनी है,
I1 इंटू क्यू, पुनः माइनस आएगा I2 इंटू एस इक्वल क्या आएगा 0, यानी I1Q इज इक्वल टू क्या है I2S। समीकरण क्या हो गया 2। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से काम कर सकते हैं। I1 से I2 कैंसिल करने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 बटे क्या करने पर 2 करने पर, जैसे ही आप भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I1 इंटू पी अपॉन I1 इंटू क्या है Q इक्वल I2 इंटू आर अपॉन I2 इंटू एस। कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल गया P अपॉन Q इक्वल R अपॉन एस। लेकिन ये विशेष तौर पर याद रखें कि ये फॉर्मूला सिर्फ तब प्रूफ होगा, तब लगेगा जब इस वाली भुजा में कोई धारा नहीं बहेगी। ठीक है, अगर इस भुजा में कोई भी धारा बह जाती है तो फिर ये व्हीटस्टोन सेतु के नियम का पालन नहीं करेगा, तब इसे हम साधारण किरचॉफ का रूल लगाकर हल करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चलिए स्क्रीन कॉपी कीजिए, डायग्राम बनाइए, ये लिखिए और इसके बाद बुक से देखकर इसकी थ्योरी पढ़िए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण बात। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा व्हीटस्टोन सेतु, ये उसी प्रकार से है मीटर सेतु। क्या है ये मीटर सेतु? ये क्या होता है, पहली बात तो जो मीटर सेतु है ये भी व्हीटस्टोन सेतु के नियम पर आधारित है। व्हीटस्टोन सेतु के नियम पर आधारित है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है, कोई भी एक अज्ञात तार दे दिया जाएगा और कहा जाएगा मीटर सेतु का उपयोग करके आप इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करके बताइए। ठीक है, तो मीटर सेतु क्या है? यह अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह पूरी तरह से व्हीटस्टोन सेतु के नियम पर आधारित है। ठीक है, फिर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना की। रचना बिल्कुल वैसी जैसी हमने व्हीटस्टोन की बताई थी उसी तरह से मैंने जो डायग्राम बनाया है पूरी तरह से इस पर डिपेंड है। इसमें 2 L आकार की तांबे की पत्तियां होती हैं। ये जो मैंने बनाया हुआ है ये आपकी तांबे की 2 पत्तियां हैं L आकार की। ठीक है, इन दोनों पत्तियों को किसी लकड़ी के तख्ते पर हम क्या कर देते हैं, कस देते हैं। ठीक, और इनके बीच में एक छोटा सा भाग जो बचेगा उस पर हम एक तीसरी और पत्ती तांबे की कस देते हैं। अब ये जो 2 पत्तियां L आकार की थी, इन दोनों पत्तियों के बीच में हम एक समान मोटाई का, ठीक है, और 1 मीटर लंबा, ये 1 मीटर लंबा, ठीक है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीज धातु का हम एक तार लगा देते हैं जिसका नाम रखते हैं AC। ठीक, और अब क्या करते हैं कि इसी L टाइप की दोनों पत्तियों के बीच में जो हमने एक तीसरी पत्ती रखी है, इनके 2 भाग जो है वो खाली बचते हैं। तो पहले हम खाली भाग में लगा देते हैं एक प्रतिरोध बॉक्स, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, और दूसरे भाग में हम जोड़ देते हैं वो अज्ञात तार जिसका आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब करते ये हैं कि ये जो हमारी सीधी पत्ती थी इसके बीच में हम एक पेंच के द्वारा क्या करते हैं कि एक धारा मापी लगा देते हैं और उस धारा मापी का प्रतिरोध कम से कम हो, इसलिए उसी के समांतर क्रम में हम एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, और इसका संबंध कर देते हैं एक जॉकी से। एक जॉकी जो होती है वो एक चिटकनी टाइप की होती है। ठीक है, या इसे आप एक सिंपल सा वायर ले लेते हैं, मेटेलिक धातु का जॉकी ले लेंगे, चिमटी ले लेंगे और उसको लाकर क्या कर देते हैं, आप इस तार AC के बीच में किसी बिंदु पर रख देते हैं और रखने के बाद हम संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने कंस्ट्रक्शन की बात बताई। अब क्या करते हैं, साथ में ये सर्किट इतना कंप्लीट होता, फिर हम जो L आकार की दोनों पत्तियां थी इनके बीच में कहीं से भी हम एक तार के द्वारा एक बैटरी और एक स्विच के को जोड़कर इस परिपथ को पूरा कर देते हैं। ठीक, परिपथ पूरा हो गया। अब वर्किंग पे आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे स्विच के को हम दबाएंगे वैसे ही क्या होगा, परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू होगा
यानी यहाँ पर आकर जैसे ही इस पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलेगी वो इस बिंदु पर आकर दो अलग अलग सिरों में बढ़ जाएगी, बढ़ रही ना। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, हमको करना ये है कि जब एक सिरे में यहाँ से गई और दूसरे सिरे में यहाँ से गई, तो सबसे पहले ये करना होता है कि जो हमारे पास जॉकी जे है, इस जॉकी जे को हमको इधर और उधर खसका कर इस धारा मापी पे शून्य विक्षेप की स्थिति को लाना होता है। याद आ रहा है शून्य विक्षेप की स्थिति, यानी वहाँ पर धारा नहीं बहनी चाहिए। तो ये भी बेटा अब हमारे लिए पूरी तरह से व्हीटस्टोन बनाएगा। कैसे बनाएगा ये यहाँ पर देखो, ठीक है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा ये और चौथा ये। देखो ऊपर वाली भुजा में जो धारा गई, पहले प्रतिरोध R है, उसके बाद प्रतिरोध S है। नीचे देखा जाएगा तो इतनी लंबाई को हम मान लेंगे कि ये जो लंबाई है वो L है, और अब बची हुई जो लंबाई होगी वो क्या होगी, 100 माइनस L। ये जो लंबाई बचेगी वो क्या बचेगी, 100 माइनस L। और ये हमें तब मिलती है जब इस धारा मापी पे हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है। यानी इस धारा मापी G पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है। देखो बन गया ना पूरा व्हीटस्टोन, कि नहीं बन गया, ठीक है। अब क्या किया जाए, अगर यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति आपको मिल जाती है तो मीटर स्केल पर A से B तक की लंबाई नाप लेते हैं, ये हमको मिलती है L। तो बची हुई जो लंबाई होगी वो 100 माइनस L, क्योंकि पूरे तार की लंबाई 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वर्किंग पे आते हैं। तो वर्किंग हमको तो तब मिलेगी जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स में एक प्रतिरोध को सेट कर लेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करते हैं गणना। क्या करते हैं, गणना। तो मान लेते हैं जो हमारे पास तार है, इस पूरे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान है। यानी माना कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो, ठीक है। तो मान लिया ये जो पहला भाग है ये P प्रतिरोध बनाएगा, और जो ये दूसरा भाग है ये Q बनाएगा, क्योंकि R और S तो आपके पास ऑलरेडी दे दिए, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे, तब L लंबाई वाले भाग का प्रतिरोध, L लंबाई वाले भाग का जो प्रतिरोध है वो हमने P मान रहा है, और P यानी ये प्रतिरोध है तो R मानेंगे। R बराबर रो इंटू L अपॉन A होता है। तो यहाँ पर रो की जगह तो रो आ गया, L की जगह L आ गया और A की जगह A आ गया। इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। लिखेंगे इसी प्रकार 100 माइनस L के लिए प्रतिरोध, तो हमने बताया इसे हम क्या मान लेंगे, Q। तो Q इज इक्वल टू रो की जगह रो आएगा, लेकिन L की जगह क्या आएगा, 100 माइनस L, और अपॉन में क्षेत्रफल कितना आ गया, A। समीकरण क्या हो गया, 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी P अपॉन Q इक्वल, P का मान कितना है बच्चा, रो इंटू L अपॉन में क्या आ गया, A अपॉन में रो इंटू 100 माइनस L अपॉन में A। तो P अपॉन Q इक्वल हम लिख सकते हैं L अपॉन 100 माइनस L, यानी P अपॉन Q का जो भी प्रतिरोध होगा वो L अपॉन 100 माइनस L के बराबर होगा। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जानते हैं नो दैट, एक छोटी सी बात और बता दें कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो आप प्रतिरोध बॉक्स लगा रहे हैं इसमें आप एक प्रतिरोध पहले से सेट कर लेंगे, यानी फिक्स कर लेंगे। तो मान लिया कि उसमें प्रतिरोध आपका फिक्स है, तब यहाँ पर बात होगी व्हीटस्टोन से, व्हीटस्टोन
से क्या होता है P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। तो P की जगह क्या आ गया L अपॉन 100 माइनस L इक्वल R कितना है हमारे पास फिक्स है अपॉन S। क्या ज्ञात करना था S, तो S इक्वल आ गया 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R। यानी अज्ञात तार का जो भी प्रतिरोध होगा वो निर्भर करेगा इन AC तार के बीच में संतुलन वाले बिंदु की स्थिति पर। ठीक है, मान लो प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो 100 माइनस L का मान ज़्यादा होगा, अगर ये प्रतिरोध S कम होगा तो 100 माइनस L का मान कम होगा, क्योंकि R आप एक बार निश्चित कर चुके हैं। ठीक है, तो पढ़िए इस चैप्टर को, ख़त्म हो गया है। जो भी छोटी बहुत थोड़ी चीज़ें हैं वो आपको PDF में मिलेंगी आगे। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें अगर कुछ बाकी हैं तो वो आपको PDF में पढ़ाई जाएंगी। बाकी ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था स्टार्ट हो गई है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।